नमस्कार विद्यार्थियों, आपका श्री रमाबाई जी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आइए आज हम कक्षा 12 राजनीति विज्ञान खंड ए का द्वितीय पाठ शक्ति, सत्ता और वैधता, पावर, ऑथोरिटी एंड लेजिटिमेसी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम अपन शक्ति के बारे में प्रयोग करते हैं। शक्ति जो है राजनीतिक विज्ञान की एक मूल अवधारणा रही है। राजनीति समाज का वह क्षेत्र है जहाँ नियम बनाए जाते हैं और निर्णय लिए जाते हैं। इसके अलावा अधिकारों और कर्तव्यों का आवंटन होता है। इसके लिए हमें जो है शक्ति की आवश्यकता होती है। लेकिन शक्ति का क्या स्वरूप है, क्या उसका प्रकार है और कैसी उसकी प्रकृति है, शक्ति का प्राप्त करने का स्रोत क्या है, आदि बातों में जो है एक रूपता नहीं है। जहाँ प्राचीन काल में जो है सैन्य शक्ति का महत्वपूर्ण स्थान था, वहीं आधुनिक समाज में राजनीतिक सत्ता पर विशेष जोर दिया जाता है। तो इस संबंध में भारतीय चिंतन में मनु, कौटिल्य और शुक्र ने जो है शक्ति के बारे में अपने विचार प्रस्तुत किए। इसी प्रकार जो है यूनानी चिंतकों में सर्वप्रथम मैकियावेली ने जो है शक्ति के सिद्धांत को, उसके महत्व को रेखांकित किया। इसके बाद इंग्लैंड में थॉमस हॉब्स ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक लेवियथन में भी शक्ति के महत्व को रेखांकित किया। और इसके पश्चात बहुत से विद्वानों ने, जिसको आधुनिक राजनीति में शक्ति की प्रणेता के रूप में चार्ल्स मेरियम ने इसके बारे में बताया। इसके साथ ही लासवेल, केपटाउन, कैपलिन और मार्केंथाउ आदि विचारकों ने भी शक्ति को, महत्व को विभिन्न रूपों में परिभाषित किया है, जिसमें लासवेल ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक कौन, क्या, कब और कैसे, हु गेट्स व्हाट, व्हेन, हाउ नाम दिया गया है। तो इस संबंध में कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि शक्ति की जो है भारतीय चिंतकों में किसने परिभाषा दी। तो उसमें आपके जो है मनु है, चाणक्य है, और उसमें अपन शुक्र आदि का नाम ले सकते हैं। और सर्वप्रथम इसकी विचारधारा जो प्रतिपादित था वो मैकियावेली था, और थॉमस हॉब्स की जो प्रसिद्ध पुस्तक थी जिसका नाम था लेवियथन, इसके बारे में भी प्रश्न पूछा जा सकता है। और लासवेल की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी थी उसके बारे में भी कह सकते हैं। तो कौन, क्या
कब कैसे, ये उसकी प्रसिद्ध पुस्तक थी शक्ति के बारे में। अब अपन शक्ति की विभिन्न विद्वानों द्वारा परिभाषा पढ़ते हैं, जिसमें आता है मैकाइवर के अनुसार। तो मैकाइवर ने भी अपनी जो प्रसिद्ध पुस्तक थी उसका नाम था वेब ऑफ गवर्नमेंट में जो है निम्न परिभाषा दी है, जिसमें कहा है कि ये किसी भी संबंध के अंतर्गत ऐसी क्षमता है जिसमें दूसरों से जो है कोई कार्य लिया जाता है या आज्ञा पालन कराया जाता है। दूसरे जो विद्वान है आर्गेन्स्की के अनुसार, उन्होंने भी शक्ति दूसरे के आचरण को अपने लक्ष्य के अनुसार प्रभावित करने की क्षमता बताया है। नेक्स्ट रॉबर्ट वायरस्टेड के अनुसार शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है, न कि उसका वास्तविक प्रयोग। तो ये जो है अलग अलग विद्वानों ने शक्ति को परिभाषित किया है। तो कई बार शक्ति की परिभाषा किसी भी राजनीतिज्ञ का नाम देकर उसकी परिभाषा पूछी जा सकती है कि मैकाइवर ने शक्ति की क्या परिभाषा दी, या आर्गेन्स के अनुसार शक्ति की परिभाषा क्या है, या रॉबर्ट वायरस्टेड के अनुसार शक्ति को कैसे परिभाषित किया गया है, या इनकी परिभाषा देकर इनके विद्वानों का नाम भी पूछा जा सकता है, ऐसा प्रश्न भी आ सकता है। नेक्स्ट अपन चलते हैं राजनीतिक शक्ति के जो रूप है। तो शक्ति के विभिन्न रूप बताए गए हैं, जिसमें पहला आता है राजनीतिक शक्ति। तो राजनीतिक शक्ति जो है किसी जो प्रमुख मानवीय संसाधन के अंतर्गत मानते हैं, जैसे पद है, प्रतिष्ठा है, कर है, पुरस्कार है और दंड आदि की जो व्यवस्था होती है वो राजनीतिक शक्ति कहलाती है। जिसके जो है औपचारिक अंग जो अपन पढ़ते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये इसके तीन महत्वपूर्ण शक्ति के रूप है, जिसको औपचारिक अंग के रूप से कहते हैं। तो प्रश्न आ सकता है कि राजनीतिक शक्ति के औपचारिक अंग कौन कौन से, जिसमें अपन कह सकते हैं व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक इसके विपरीत जो अनौपचारिक अंग है उसमें दबाव समूह है, विभिन्न व्यक्ति शामिल होकर के सरकार पर दबाव बनाया जा सकता है। तो दबाव समूह के रूप में भी अनौपचारिक ये शक्ति काम में ली जा सकती है। यह राजनीतिक दल जो है अपनी जो है सत्ता में अपनी बात को लेकर शक्ति प्रदर्शन कर सकते हैं। इसी प्रकार प्रभावशाली जो व्यक्ति है उसका भी राजनीतिक शक्ति के रूप में जो प्रभाव होता है। तो ये तीन प्रकार की शक्ति जो है अनौपचारिक अंग बताए गए हैं। नेक्स्ट चलते हैं अपन आर्थिक शक्ति। तो आर्थिक शक्ति से अभिप्राय है कि शक्ति से अभिप्राय यह है कि उत्पादन के साधनों एवं धन संपदा पर जो स्वामित्व है उससे आर्थिक संपत्ति का अर्थ लिया जाता है, जिससे जो है कि जो व्यक्ति समाज में आर्थिक दृष्टि से शक्तिशाली है वो राजनीतिक दृष्टि से भी शक्तिशाली है, ऐसी विचारधारा मार्क्सवाद ने कही है। लेकिन उदारवादी विचारकों का ये मानना है कि समाज में केवल जो है आर्थिकता के आधार पे ही शक्ति का विभाजन नहीं किया जा सकता है, लेकिन उसके उदारवाद के अंतर्गत जो है शक्ति का जो बंटवारा है आपस में अंतर्निर्भरता पर भी प्रभाव पड़ता है। यद्यपि रूस के अंतर्गत जैसे साम्यवादी विचारधारा के अंतर्गत जो है निजी स्वामित्व पर प्रतिबंध लगाया गया था, फिर भी जो है राजनीतिक शक्ति के आधार पर जो है
उन्होंने अपना सत्ता स्थापित कर ली। तो इससे जो है मार्क्सवाद की ये धारणा जो है गलत साबित होती है। नेक्स्ट चलते हैं विचारधारात्मक शक्ति। विचारधारा विचारों का एक समूह होता है जिससे हमारे दृष्टिकोण का विकास होता है। विभिन्न देशों के अंतर्गत अलग अलग विचारधाराएं रही है और उनका जो है अलग अलग प्रभाव पड़ा है। साम्यवादी देशों में अलग विचारधाराएं हैं और लोकतांत्रिक देशों की विचारधाराएं अलग है। तो जैसे मार्क्सवादी विचारकों में जो है पूर्व सोवियत संघ ने जो है और कम्बोडिया आदि देशों ने अपनी विचारधारा के कारण जो है लाखों लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। उसी प्रकार माओवादी चीन ने भी जो है सांस्कृतिक क्रांति के नाम से लाखों लोगों को सताया हुआ है। इसी प्रकार भारत में भी जो है माओवादी व नक्सलवादी विचारधारा ने जो है अपना इसका हिंसात्मक रूप लिया है, जो कि केरल राज्य में इसका अधिक प्रभाव अपन देख सकते हैं। तो ये जो शक्ति का जो रूप है वो विचारधारात्मक शक्ति थी। तो मैं समझता हूँ कि ये तीनों विचारधारा को आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। नेक्स्ट चलते हैं शक्ति की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ पावर। तो शक्ति की जो संरचना है उसको मुख्य रूप से जो है 4 भागों में विभाजन किया गया है, जिसमें सबसे पहले आता है वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत। वर्ग प्रभुत्व के सिद्धांत की देन जो है कार्ल मार्क्स को है। इनके अनुसार समाज में जो है 2 वर्ग स्थापित हुए हैं, जिनमें एक जो वर्ग है वो शक्तिशाली वर्ग है या उसको बुर्जुआ वर्ग कहते हैं, और दूसरा जो आर्थिक दृष्टि से कमजोर है, शक्तिशाली नहीं है, उसको पर्ण जो है सर्वहारा वर्ग कहते हैं। और उनके अनुसार जो समाज में हमेशा से जो है इनके मध्य वर्ग संघर्ष चला आ रहा है। तो ये जो सिद्धांत था ये वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत कहा जाता है। दूसरा सिद्धांत है विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार भी समाज में 2 वर्ग स्थापित होते हैं, जिसमें पहला वर्ग शक्तिशाली होता है और दूसरा वर्ग जो है वो कमजोर वर्ग होता है, जिस पर शक्ति का जो है दबाव होता है। लेकिन इसमें मुख्य रूप से जो भेद है वो इस प्रकार है कि इसमें जो है प्रमुख रूप से आर्थिक तत्व जो है प्रभावशाली नहीं होकर इसमें उस समूह में जो है बौद्धिकता, संगठन क्षमता, नेतृत्व क्षमता और बौद्धिक क्षमता, कार्यकुशलता, इन सब का जो उस पर प्रभाव पड़ता है। तो ये इसमें भिन्नता है। जैसे और इसमें जो कमजोर वर्ग है वो भी अपनी इन कार्य कुशलता, कुशल नेतृत्व क्षमता और प्रबंधन क्षमता के आधार पर जो है सत्ता में अपनी महत्वपूर्ण जो है भूमिका निभाता रहता है। जैसे एक विशेष वर्ग के लोग, जिसमें देश के राजनेता है, प्रशासक है, उद्योगपति है, वकील है, डॉक्टर्स है,
वो एक ऐसा वर्ग का निर्माण करते हैं जिससे जो है कोई भी सरकार हो उसकी बातों का उसमें महत्व होता है और वो अपनी बात को जो पुरजोर तरीके से पेश करते हैं और उसका जो है हर सरकार में उनका बोलबाला रहता है। जिस प्रकार अपन कह सकते हैं कि बहुत से विद्वानों ने इसको अपनी पुस्तकों में रेखांकित किया है, जिसमें इटली के विल्फ्रेड पेरेटो ने अपनी पुस्तक द माइंड एंड सोसाइटी, गीतानो मॉस्कर ने द रूलिंग क्लास और जर्मनी के रॉबर्ट मिशेल्स ने जो है अपनी पुस्तक पॉलिटिकल पार्टीज में इस शक्ति की जो है व्याख्या की है। तो कई बार इन पुस्तकों के नाम और लेखकों के बारे में भी पूछा जा सकता है, जिसको आपको ध्यान में रखना है। अब चलते हैं तीसरा जो सिद्धांत है, नारीवादी सिद्धांत। तो नारीवादी सिद्धांत जो है मुख्य रूप से एक जो है पुरुष और नारी या लिंग भेद के आधार पर इसमें बताया गया है और इसमें समाज में पुरुष की प्रधानता बताई गई है, जिससे पुरुष का नारी पर अत्यधिक दबाव या उसका शोषण किया गया है। ये विशेष तौर से जो है पाश्चात्य या यूरोपीय देशों में इस प्रकार को देखने को मिलता है, जहाँ उनके लिए नारी स्वतंत्रता के लिए जो है या अधिकारों के लिए आंदोलन किए जाते हैं। लेकिन भारत में इसके ठीक विपरीत जो वातावरण है, जिसमें हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो यहाँ पर भारत में स्वतंत्रता के साथ ही जो है नारियों को अपने मताधिकार का और अन्य सुविधाओं का जो है अधिकार दे दिया गया था। और नेक्स्ट चलते हैं बहुलवादी जो है सिद्धांत है। ये सिद्धांत जो ऊपर अपने तीनों पढ़े थे उससे भिन्न सिद्धांत है। वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत, विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत और नारीवादी सिद्धांत से अलग है। इसके अंतर्गत जो शक्ति का विभाजन है वो एक वर्ग विशेष के हाथ में न होकर के अनेक वर्गों में शक्ति का विभाजन हो जाता है, जिसके अंतर्गत जो है जैसे भारत में इसका तरोताजा उदाहरण है कि भारत जो है सर्व सुखाय सर्व हिताय की भावना को चरितार्थ करता है। इसके अंतर्गत जो है जहाँ ऊपर लिखे सिद्धांतों में जो है एक शोषण की प्रवृत्ति का जो भाव दिखाई देता है वो इसमें नहीं है, तो इसमें जन कल्याण की भावना को महत्व दिया जाता है और इसमें जो है शक्तिशाली और शक्तिहीन दोनों समाजों के मध्य जो है एक समन्वय की भावना का विकास होता है और जो शक्तिहीन लोग हैं उनके साथ जो है ज़्यादा ध्यान दिया जाता है और उनको समाज की मुख्य धारा में शामिल किया जाता है और एक समाज में समरसता का वातावरण बनाया जाता है। तो आई होप ये तीन चारों जो है सिद्धांत आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट अपन चलते हैं शक्ति और बल। इसी पाठ के अंदर कई बार ये आता है शक्ति और बल में क्या फर्क है। तो मोटे तौर पर अगर अपन देखते हैं तो शक्ति और बल जो है हमें एक समानार्थक शब्द के रूप में मिलते हैं, लेकिन इसमें जो है प्रमुख अंतर बताया गया है, जिसको अपन निम्न बिंदुओं की सहायता से बता सकते हैं। तो जिसमें पहला है प्रच्छन्न।
तो शक्ति जो है एक प्रच्छन्न बल है, एक छिपा हुआ बल है जो दिखाई नहीं देता है, जबकि बल जो है एक प्रकट शक्ति है। तो पहला अंतर ये आ गया। दूसरा जो अंतर है, अंतर का आधार है प्रकट और अप्रकट। शक्ति जो है अप्रकट बल है, अप्रकट तत्व है, जबकि बल जो है एक प्रकट तत्व है। उदाहरण के रूप में पढ़ कह सकते हैं, जैसे पुलिस द्वारा जो है उसमें पूर्व से जो एक प्रच्छन्न शक्ति है वो उसके नियम कानून की है, और जब उस पुलिस अपराधी को दंड देने के लिए शारीरिक या आर्थिक बल का प्रयोग करती है वो उसका बल के रूप में है। ठीक उसी प्रकार शिक्षक के अंतर्गत जो है कक्षा में एक अंतर्निहित शक्ति है, और जब वह क्लास में अनुशासन भंग होने पर विद्यार्थी को बाहर निकाल देता है तो वो शक्ति जो है एक बल का कार्य करने लग जाती है। तो आई होप समझता हूं कि ये तीनों उदाहरण अंतर जो है आपको समझ में आ गए होंगे। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं, शक्ति और प्रभाव में अंतर। तो कई बार शक्ति और बल के दो अंतर पूछे जा सकते हैं जिसको आप अच्छी तरह से बता सकते हो, जिसमें आपके प्रच्छन्नता का, प्रकटता का और उदाहरण के रूप में आप दे सकते हैं। नेक्स्ट, इसी प्रकार शक्ति और प्रभाव में भी बहुत सी समानताएं हैं, परंतु इनमें भी प्रमुख रूप से अंतर देखने को मिलता है जो इस प्रकार है। सबसे पहला जो है दमनात्मक। तो शक्ति अंतर का आधार है दमनात्मक। शक्ति जो है एक दमनात्मक प्रक्रिया होती है जिसमें जो है भौतिक बल का प्रयोग किया जाता है, जबकि प्रभाव जो है वो मनोवैज्ञानिक होता है। तो पहला अंतर यह हो गया। दूसरा है कि शक्ति का प्रयोग किसी के खिलाफ उसके सहमति के विरुद्ध जाकर किया जाता है, जबकि प्रभाव जो है एक संबंधात्मक तत्व है। इसका प्रयोग प्रभावशाली व्यक्ति का जो सामने वाला व्यक्ति है उसकी सहमति से उसका प्रभाव देखा जाता है। नेक्स्ट है अप्रजातांत्रिक। तो शक्ति जो है वो एक अप्रजातांत्रिक तत्व है, जबकि प्रभाव जो है पूर्णतया प्रजातांत्रिक तत्व है। ये तीसरा अंतर हो गया। चौथा है आवश्यकता। अब अगर शक्ति को स्थायी रूप से रखने के लिए उसमें प्रभाव की आवश्यकता होती है, लेकिन प्रभाव में शक्ति की कोई आवश्यकता नहीं है। उदाहरण से आप ले सकते हैं कि भारत में अंग्रेजों ने शक्ति के आधार पर जो है भारत के वासियों पर शासन किया और शक्ति के आधार पर अपने नियमों को मनवाने का कार्य किया, जबकि महात्मा गांधी का जो है वो प्रभाव था जिसके कारण सब लोग, देश के लोग उनका अनुसरण करते थे। तो आई होप ये बातें आपको शक्ति और प्रभाव का अंतर आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, दूसरा जो बिंदु अपना सत्ता, ऑथोरिटी। तो सत्ता क्या होती है कि सत्ता एक साधारण अर्थों में पढ़ कह सकते हैं, जब शक्ति के साथ वैधता जुड़ जाती है तो वो सत्ता कहलाती है। जब उसके साथ कानूनी या नियम जुड़ जाते हैं तो वो सत्ता का रूप ले लेते हैं। दूसरे रूप में पढ़ कह सकते हैं कि सत्ता किसी व्यक्ति, संस्था, नियम या आदेश का ऐसा गुण होता है जिसे सही मानकर स्वेच्छा से निर्देशों का पालन किया जा सकता है। इसमें अगले की या जनता की जो है वो सहमति या इच्छा पर निर्भर होता है, यानी उस पर दबाव नहीं होता है।
तो परिभाषा के रूप में अपन कह सकते हैं वाइसरेड के अनुसार सत्ता शक्ति के प्रयोग का संस्थात्मक अधिकार है। दूसरी परिभाषा हेनरी फेयाल के अनुसार सत्ता आदेश देने का अधिकार है और आदेश का पालन कराने की शक्ति है। फिर सत्ता पालन का जो अधिकार है उसमें कौन कौन से तत्व है जो है शामिल है, इस पर प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इसमें 4 जो तत्व है, विश्वास, एकरूपता, लोकहित व दबाव। तो सबसे पहला होता है विश्वास। सत्ता प्राप्ति का सबसे बड़ा जो आधार है वो विश्वास होता है। यानी सत्ताधारी का अपने अधीनस्थों पर जितना अधिक विश्वास होगा उतनी ही वो सत्ता जो है लंबे समय तक कायम रह सकती है और उसमें जो है शक्ति का प्रयोग नहीं होगा। सब जो कार्य है वो जन कल्याण के कार्य जो है वैधानिक तरीके से आराम से होते रहेंगे। दूसरा है एकरूपता। जब शासन में सत्ता में जो है किसी भी वर्ग के साथ पक्षपात नहीं, पूर्ण व्यवहार नहीं होगा, सभी को साथ रहकर जो है शासन की गतिविधि संचालित होगी, तो वह सत्ता है जो है अधिक प्रभावशाली रहेगी। नेक्स्ट, लोकहित। तो जब सरकार या सत्ता में लोकहित की भावना को मद्देनजर रखते हुए जो है शासन का पालन किया जाएगा तो जन कल्याणकारी वो जो है सरकार कहलाएगी। इसके अंतर्गत अपन जैसे मुख्य तत्व के रूप में अपन ले सकते हैं कि करों का भुगतान है या जो यातायात के नियम है उनका जब अपन लोकहित में पालन करेंगे तो ये सत्ता का एक अधिकार के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। ये इसके उदाहरण है। नेक्स्ट है दबाव। तो जब सरकार में कुछ असामाजिक तत्व होने के कारण सरकार उनको जो है इन शक्तियों का पालन करवाती है और वो उनका उस पर असर नहीं होता है तो उस पर अपन जो है दबाव बनाकर शक्ति के रूप में उसको दंडित करके जो है अपने शासन को सही ढंग से चलाया जा सकता है। तो मैं समझता हूं कि ये चारों सत्ता के जो अधिकार है वो आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट चलते हैं सत्ता के प्रकार, काइंड्स ऑफ ऑथोरिटी। अब सत्ता के जो प्रकार हैं इसमें प्रसिद्ध जो है राजनीतिज्ञ मैक्स वेबर ने 3 रूप प्रदान किए गए हैं, जिसमें पहला आता है परंपरागत सत्ता, करिश्माई सत्ता, कानूनी तर्कसंगत सत्ता। तो सर्वप्रथम अपन अध्ययन करते हैं परंपरागत सत्ता। तो परंपरागत सत्ता एक ऐसी सत्ता होती है जो है परंपरा से और इसका संबंध इतिहास से होता है और इसमें जो है बुद्धिमत्ता का अभाव पाया जाता है। जैसे इस सत्ता को जो है परंपरा से जो मानने के लिए सभी जो है इस पर सहमति प्रकट करते हैं। जैसे अपने परिवार के अंतर्गत जो है बुजुर्गों की या वृद्ध जनों की जो है सत्ता है वो सबके लिए मानी जाती है और इस प्रकार की जो सत्ता है वो परंपरागत सत्ता के श्रेणी में आती है। नेक्स्ट चलते हैं अपन करिश्माई सत्ता। ऐसी सत्ता जिसमें किसी व्यक्ति के गुणों या चमत्कार का भाव प्रमुखता से लिया जाता है। यानी इसमें व्यक्ति के गुणों या चमत्कार का लोगों पर या जनता पर जो है भावनात्मक प्रभाव पड़ता है और उसके कारण वे बड़े से बड़ा त्याग करने के लिए जो है आतुर रहते हैं, तैयार रहते हैं। जैसे भारत के अंदर ऐसे बहुत से राजनेता हुए थे
जिनमें अपन महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी और वर्तमान में श्री नरेंद्र मोदी जी की जो सत्ता है वो करिश्माई सत्ता का उदाहरण है। तो कई बार इसमें सत्ता के भेद भी पूछे जा सकते हैं और उदाहरण के माध्यम से पूछा जा सकता है कि ये किस प्रकार की सत्ता है। तो जहाँ पर परंपरागत सत्ता जो होती है, परिवार की सत्ता होती है, वो परंपरागत सत्ता कहलाती है, जिसमें चमत्कार का गुण या विशेष जो है भावनात्मक प्रभाव होता है, वो जो है करिश्माई सत्ता कहलाती है। और अंत में आती है अपने कानूनी तर्क संगत सत्ता, ऐसी सत्ता जिसमें पद की प्रधानता होती है और पद के कारण जो है उनका सत्ता में महत्वपूर्ण स्थान रहता है। जैसे विद्यालय में जो है शिक्षक की सत्ता होती है, ठीक उसी प्रकार जिले में जो कलेक्टर की सत्ता होती है, उनका पद के कारण सभी जनता को उनके नियमों का फॉलो करना होता है। और इसी प्रकार देश में प्रधानमंत्री की सत्ता है या राज्य में जो है मुख्यमंत्री की सत्ता है, इन सत्ताओं को अपन जो है कानूनी तर्कसंगत सत्ता के उदाहरण मान सकते हैं। अब नेक्स्ट और अंतिम जो अपना पॉइंट है वो है वैधता। तो इसके बारे में वैधता जिसको लेजिटिमेसी कहा जाता है, तो सर्वप्रथम जो अपन इसके उत्पत्ति के बारे में देखते हैं, तो इस शब्द की उत्पत्ति जो है लैटिन भाषा के लेजिटिमस शब्द से हुई है और जिसका अर्थ होता है लॉफुल अर्थात वैधानिक। अर्थात वैधता का जो है शक्ति और सत्ता के ये एक बीच की कड़ी है। यानी प्राचीन काल में भी जो है इसकी अलग अलग ढंग से इस वैधता को जो है सत्ता में माना गया है। भारतीय चिंतन में भी जो है मनु व चाणक्य के अर्थशास्त्र में भी इसके सिद्धांत को